हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 करेंगे। मैं पार्ट 1 की वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप एक बार उसे देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पार्ट 1 से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसका पार्ट 2 क्रांति की शुरुआत। पार्ट 1 में हम इसका सामाजिक आधार देख चुके थे कि किस प्रकार समाज बटा हुआ था और क्या कारण थे कि मतलब किसी भी क्रांति को शुरू होने में मुख्यतः 3 कारणों की ज़रूरत होती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हम सामाजिक विभाजन को उसमें देख चुके हैं, तो इसमें हम आर्थिक और राजनीतिक कारण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण देख लेते हैं कि कर व्यवस्था। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था या कर को लगाने के जो अधिकार था वो पूरा राजा के पास नहीं था। ये राजा के साथ यानी कुलीन वर्ग है जो ये राजा के साथ स्टेट जर्नल, ये स्टेट जर्नल को भी अधिकार था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट जर्नल के बारे में लिखा गया है। स्टेट जर्नल में तीनों जो वर्ग थे, सामाजिक विभाजन जो मैंने बताया था आपको, तीनों वर्गों के प्रतिनिधि आते थे। पहले वर्ग से 300 प्रतिनिधि, दूसरे वर्ग से 300 प्रतिनिधि और तीसरे वर्ग, क्योंकि तीसरा वर्ग बहुत बड़ा था, उससे 600 प्रतिनिधि आते थे। उन तीनों वर्गों को एक एक वोट प्राप्त था। एक एक वोट वर्गों को प्राप्त था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वो एक ही बार पूरा सभी सदस्य एक ही वोट दे सकते थे वर्ग के रूप में। इस बात को याद रखना है, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला तरीका है। यहाँ पे लिखा भी है कि 3 वर्ग हैं और किसको कितनी सीटें प्राप्त थी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इसका सामाजिक ढांचा तो देख लिया, आर्थिक ढांचा देख लेते हैं। कर व्यवस्था में सिर्फ राजा को अधिकार था। तो लुईस 16 ने 1789 में मई में 5 मई, डेट याद रखिए आप, 5 मई 1789 को नया कर लगाने के लिए मीटिंग बुलाई। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि फ्रांसीसी समाज बहुत सारे आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, और एक और नया कर लगाने का मतलब होता है कि लोगों के ऊपर दुगना तिगुना टैक्स प्लस आर्थिक बोझ देना और उनकी सामाजिक व्यवस्था या उनके आर्थिक जीवन को बर्बाद कर देना। तो इस कारण जो तीसरा वर्ग था, जिसे हम थर्ड स्टेट बोलते हैं, जो तृतीय स्टेट था, वह अपनी मांगे लेकर गया। करीब 40,000, मतलब जो उनके प्रतिनिधि थे वो अपनी मांगे लेकर गए कि ये हमारी मांगे हैं, आप इनको पूरा कीजिए। तो वो मांगे उनकी ठुकरा दी गई। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो कुलीन स्टेट और पादरी स्टेट था, उनको बैठने की सुविधा प्राप्त थी, क्योंकि ये वर्साई के ही एक महल में होती थी ये बैठक। तो वहाँ पे उनको प्राप्त थी उनको बैठने की सुविधा। लेकिन जो तीसरा स्टेट था, उनसे ज़्यादा प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें बैठने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। यहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व वैसे ही नज़र आ रहा है कि किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व होना या ना होना एक बराबर है। ये 2 स्टेट ही आपस में सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार 5 मई को भी यही हुआ, इनकी मांगे भी ठुकरा दी गई। तो थर्ड स्टेट ने मांग रखी कि हम जितने व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, आप वर्ग के अनुसार वोटिंग ना करवाकर प्रत्येक सदस्य के अनुसार वोटिंग कीजिए। यानी आपको पता है वोटिंग का अधिकार सिर्फ लोकतंत्र में होता है, और उस समय था राजा का शासन। फिर भी इन्होंने मांग उठाई कि हमें वर्ग के अनुसार नहीं, हमें लोगों के अनुसार यानी प्रतिनिधित्व या सदस्य वोटिंग चाहिए। ये मांग उनकी ठुकरा दी गई, क्योंकि अगर वर्ग के अनुसार वोटिंग की जाती तो कोई भी डिसीजन लिया जाए नए कर के प्रति या कोई भी अन्य डिसीजन लिया जाए, तो फिर वो डिसीजन हमेशा राजा के पक्ष में जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑड इवन का आप फंडा जानते हैं, 3 है, दो वोटों की ही जरूरत चाहिए, और 2 वोट तो खुद ही हैं कुलीन तंत्र और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, तो उन्हें तीसरे वर्ग से कोई मतलब नहीं। इन मांगों को ठुकराने के बाद जो तीसरा स्टेट था वो उनको छोड़कर चला जाता है, मतलब वो उस मीटिंग को अधूरे में छोड़कर या उसका बहिष्कार करके चला जाता है। और वह वर्साई का ही एक टेनिस कोर्ट है, जैसे इनसाइड टेनिस कोर्ट बहुत फेमस है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में
तो वहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और ये लोग अपनी मुसीबतों को वहाँ पर शेयर करते हैं कि किस प्रकार इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनकी मांगों को ठुकरा दिया जाता है। 20 जून को ये मीटिंग होती है, ठीक है। 20 जून को ये लोग शपथ लेते हैं कि हम एक नेशनल असेंबली की स्थापना करेंगे। आप यहाँ देखिए, सॉरी, एक नेशनल असेंबली की स्थापना करेंगे और ये एक संवैधानिक व लोकतांत्रिक विचार पर आधारित होगी। यानी कि यहाँ पे सबको हो सकता है सबको वो वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि संविधान आ रहा है तो कुछ लिखी हुई शक्तियाँ होंगी, क्योंकि संविधान में सब कुछ लिखित होता है। और जो राजा का शासन था वो लिखित तो था नहीं, वह राजा की मर्जी पर डिपेंड करता था। हालांकि उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उस पर एक मीटिंग बुलाई जाती थी, फिर भी वो राजा के ही पक्ष में जाते थे। तो इन आप ये बदलाव देख रहे हैं लोगों में, किस तरह का एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा। जो लोग हमेशा से चुप रहते थे वो सडनली बोलने लगे हैं, वो उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया, क्योंकि वो लोग एक शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, आपको बताया था कि मध्यम वर्ग एक शिक्षित वर्ग उभरने लगा था। तो ये मध्यम वर्ग लोगों को समझा रहा था कि हम एक गलत चीज़ में फंसे हुए हैं, हमें इन चीज़ों से बाहर आना है। तो ये उनको शिक्षा दे रहा था और उनसे बताया था कि आपको शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, आप विरोध कीजिए, क्योंकि विरोध ही अब एकमात्र हमारा रास्ता बचा है। जब तक राजा का शासन खत्म नहीं होगा हम इस चीज़ से हम बाहर कभी नहीं आ सकते। तो इनका जो नेता था उस समय, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मदद की और 20 जून को जो संविधान की बात की गई, वो थे मिराबियो एंड आबे सीए। मिराबियो खुद कुलीन वर्ग का था, लेकिन आप समझ सकते कुलीन वर्ग का होने के बावजूद वह उन प्रथाओं से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वह अमानवीय थी। वो एकदम इंसानों के लिए तो थी नहीं जो प्रथाएं थी, आपको खाना भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारा काम करवाया जा रहा है, बेसिक चीज़ें नहीं दी जा रही, इसलिए उन्हें अमानवीय मानकर उनसे बहुत नफरत करता था। अब सीए पादरी वर्ग के होने के बावजूद भी वो भी इन चीज़ों से नफरत करता था। वो चाहता था कि सब चीज़ लोग बराबर हों, सब अगर बराबर ना हो सके तो एटलीस्ट जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आए, वो सुधार आए, ताकि वह अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सके। कम से कम वो जीने लायक तो होना ही चाहिए। सॉरी, आप यहाँ पेंटिंग देख सकते हैं। इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो है एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जाने वाली थी। ये किस प्रकार दिखा, आपने भारतीय लोकतंत्र को तो देखा ही होगा, मतलब भारतीय संसद को, सॉरी लोकतंत्र नहीं संसद को, उसमें देखा होगा अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई पार्टी कोई ऐसा बिल लेकर आती है जिससे सभी लोगों को फायदा नहीं होगा या हो सकता है वह समाज के खिलाफ हो, तो किस प्रकार उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है, टेबल बजाकर या बॉयकॉट करके, यानी कि बहिष्कार करके उस संसद का वहाँ से उठकर चले जाना। इस प्रकार यहाँ दिखाया गया है कि ये लोग आपस में, देखना पे वर्ग, पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग है, ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं है ये पीछे के लोगों से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, इन्होंने क्या बोला है। तो दिखाया गया कि हम इनका बहिष्कार करेंगे। चलिए हम इससे पहले यहाँ पे जो डेट्स हैं एक बार उसे रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास के पेपर में डेट्स इंपॉर्टेंट तो होती है और 9th क्लास में डेट्स आप याद रख लेंगे तो आपके वैसे ही 50% मार्क्स आपके हाथ में होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। 1774 में आपको पता था लुईस 16 राजा बना फ्रांस का, और उस टाइम उसने क्या पाया कि वहाँ का जो राजकोष है बिल्कुल खाली है, अब उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसने ये भी देखा कि राजकोष खाली होने के साथ ही जनता के अंदर भी एक प्रकार का असंतोष है, अगर वो समय पर नहीं दबाया गया तो बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। 1789 में जनरल स्टेट आह्वान मतलब होता है बहिष्कार करना, कि उन्होंने जनरल स्टेट को बहिष्कार किया और खुद के लिए नेशनल असेंबली जैसे संस्था का गठन किया। और 1789 में हमने पढ़ा था कि बास्तिल पर हमला होता है और बास्तिल शहर में बास्तिल जेल पर हमला किया जाता है, और गाँव में यानी देहात यानी गाँव में भी ऐसे हमले चलते रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार से हमला चल रहा था, ये चौतरफा क्रांति का एक असर था कि शहर में अलग हो रहा है, गाँव में अलग हो रहा है। फिर है 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया था। एक संविधान बनाया जाता है, 1791 तक बन चुका होता है कि सम्राट की जो शक्तियां हैं वह सीमित रहेंगी, वह क्या काम करेगा वो सब लिखा होगा,
कौन सा व्यक्ति, कौन सा अधिकारी किस क्षेत्र में होगा, उसकी क्या शक्ति है, उसके क्या कर्तव्य है, सब कुछ लिखा। जैसा भारतीय संविधान है, क्या हमारे पीएम या हमारे राष्ट्रपति या हमारे राज्यों के जो सीएम है, क्या वे अपनी मर्जी का कुछ बना सकते हैं? नहीं, उनको संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त है और तथा उन शक्तियों को पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वयं संसद या फिर विधानसभाएं जैसी संस्थाएं स्थापित की गई है कि वह कोई भी कानून सर्वसम्मति से ही बना सकेगा। अगर कोई व्यक्ति उससे सहमत नहीं है तो, और वो कानून समाज के खिलाफ है, तो वो बनना नहीं सकते हैं। इसी प्रकार है 1792 और 93। यहाँ पर फ्रांस एक गणराज्य बनता है। गणराज्य का मतलब होता है जनता द्वारा चुना गया, तो गणराज्य बनता है और वहाँ का जो राजा था लुई 16 उसकी हत्या कर दी जाती है और जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी शासन होता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें क्या है। और 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है, मतलब नेपोलियन, एक नया राजा आता है फ्रांस का, नेपोलियन का, और वह यूरोप पर साम्राज्यवादी नीति के तहत कब्जा करने लगता है, मतलब अन्य देशों पर वो हमला करता है, उनको हड़प लेता है। तो हम आगे जानेंगे कि क्या प्रोसेस है इन चीज़ों का और वो वैसा क्यों करना चाहता है या उसने ऐसा क्यों किया। अब 1815 में नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के युद्ध में। अब हम वाटरलू के युद्ध को समझेंगे, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इस क्रियाकलाप को पढ़िए, समझिए और इसका आप हमें आंसर दीजिए कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर कि आपको चैप्टर को पढ़कर समझ में आ रहा है कि आप इस क्रियाकलाप में लिखे गए जो भी चीज़ें आप उनको रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, तो इसकी शुरुआत होगी 14 जुलाई से। तो हमने 2 चीज़ें देख ली। मैं आपको डेट वाइज बता देती हूँ क्योंकि आपको रिलेट करना इजी हो जाएगा डेट वाइज। कि पहले मई में, मतलब 5 मई को क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई जिसका बॉयकॉट किया गया थर्ड ग्रुप के द्वारा। और फिर उन्होंने 20 जून को टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि वे संविधान निर्माण करेंगे और वह नेशनल असेंबली का गठन करेंगे। उसके बाद 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति होती है, जिसे वर्तमान समय में फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। जैसे हमारा 15 अगस्त है, वैसे इनका 14 जुलाई है। तो हम देख लेते हैं 14 जुलाई को क्या हुआ। 14 जुलाई को हमने पढ़ा ही था कि पेरिस शहर में बास्तिल जेल को तोड़ दिया जाता है। लेकिन सिर्फ एकमात्र शहर में अगर ऐसा होगा तो क्या वह क्रांति कहलाएगी? नहीं, क्रांति हमेशा पूरे उस भूभाग या उस क्षेत्र पर होती है जहाँ तक उस राज्य की सीमा फैली हुई है। तो ये सिर्फ बास्तिल शहर में नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह सिर्फ पेरिस शहर में नहीं हुआ, ये गांवों में भी हुआ। गांव में भी अफवाह फैली कि जो भी बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जो सामंती ज़मींदार हैं, वह अपने गुंडे भेज रहे हैं, यानी लठैत भेज रहे हैं कि खड़ी फसलों को ख़राब कर दिया जाए, किसानों को पीटा जाए। तो उन्होंने इस डर से क्या करा, जितने भी बही खाता रखने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने हमला किया, या जमींदारों के जितने घर हैं, उनके जितने बंगले हो, जिन्हें बोला जाता है, सॉरी, चताऊ जिन्हें चताऊ बोला जाता है, यानी ग्रामीण किले, उन पर हमला किया, उन्हें तोड़ दिया गया। और वो जो वही खाता जिनमें उनका लिखा गया था कि उन्हें कितना कर्ज में दिया गया है, उन पर कितना बाकी है, ये सब जला दिया गया। क्योंकि किसी भी क्रांति में सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर हमला किया जाता है ताकि वह एक शासन को अपनी ताकत दिखा सकें कि वह अब डरते नहीं हैं। और अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही किस बात की है। क्योंकि आप किसी से भी कर्ज तब वापस लेंगे ना अपना, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज कितना है। और किसी को भी इतने सारे लोगों का कर्ज याद रहना तो एक नामुमकिन सी चीज़ है। तो सबसे पहले किसी भी क्रांति, किसी भी युद्ध में इन्हीं चीज़ों पर हमला किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि 4 अगस्त को 1789 की रात को 4 अगस्त को लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। क्योंकि उस समय भी वह राजा ही था, तो उसको मान्यता दे दी। और फ्रांस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के जितने भी विशेष अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। थर्ड स्टेट में भी जो गरीब जनता थी उनको सबके बराबर लाया गया। और फ्रांस में धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया। जितनी भी जो ज़मीनें थी जो चर्च के पास थी या कुलीन वर्ग या अमीर लोगों के पास थी, जो बहुत ज़्यादा बेकार में थी,
उन्हें जब्त किया गया और उसे सरकारी ज़मीन में बदल दिया गया। उसके कारण करीब फ्रांस को 20 अरब लिब्रे का फ़ायदा हुआ, यह संपत्ति उसके हाथ में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ उसे, जब लुई 16 बना था तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 10 अरब लिब्रे से ज़्यादा उसके ऊपर उधार है, उससे 2 गुना की संपत्ति सरकार के हाथ में थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर राजा का शासन समाप्त होता है तो किस प्रकार हमें आर्थिक बोझ भी कम हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सब कुछ पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, सब पता होता है जनता को कि क्या चीज़ें हो रही हैं। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, चलो अब देख लेते हैं हम कि 4 अगस्त के बाद क्या बदलाव आए। तो मैंने आपको पहले ही उस टेबल में जिसमें सारी डेट्स दी गई थी उसमें लिखा था ना, 1791 में संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसी प्रकार 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि राजतंत्र है वहाँ पर, लेकिन वह नाम मात्र का राजतंत्र है। अगर कोई भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस पर जो आखिरी फैसला होगा वो राजा ही लेगा, लेकिन वो फैसला राजा मना नहीं कर सकता कि जो डिसीजन पार्लियामेंट द्वारा लिया गया हम उसको मानेंगे नहीं। वो उसके पास ऐसा कोई अधिकार अब बचा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पर रानी का शासन माना जाता, लेकिन वहाँ लोकतंत्र भी स्थापित है। किस प्रकार भारत में कोई भी कानून बनता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने पड़ते हैं, उन्हें अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देगा तो क्या वो कानून नहीं बनेगा? वो कानून बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति हमारे सबसे बड़े हैं, भारत के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए उनकी मंजूरी लेना आवश्यक हो जाता है। और संविधान ने उन्हें सबसे ऊंचा एक स्थान दिया है। तो इसी प्रकार वहाँ पर भी संवैधानिक राजतंत्र था, वहाँ पे भी राजतंत्र है, लेकिन संविधान वहाँ पे स्थापित हो चुका है। अब राजा की शक्तियाँ पार्लियामेंट के हाथ में जा चुकी हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1791 में उनका प्रारूप यानी संविधान का ढांचा कैसा होगा, क्या क्या उनमें चीज़ें होंगी, क्या कानून होंगे, वो सब लिखा गया है। किसके पास क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। सब 1971 तक हम इसका देख लेते हैं कि अब क्या बदलाव आए हैं। देखिए, तो ये है, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने शक्तियों का वर्गीकरण किया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच में, जिस प्रकार भारत में है। वहाँ भारत से इनका थोड़ा सा हम देख सकते हैं एक चीज़ डिफरेंस है, जो लोग हैं वो दो लोगों को, 2 संस्थाओं को वोट देते हैं, न्यायपालिका को भी और विधायिका को भी। आपको पता है विधायिका विधायक बना मतलब कोई भी कानून बनाती है, कार्यपालिका देखती है कि कानून लागू हुआ कि नहीं हुआ, और न्यायपालिका देखती है कानून सही है या गलत है। कानून का बाकी अन्य हिस्से वो सब न्यायपालिका के हाथ में होते हैं। तो ये लोग करीब 2.8 करोड़ लोग, लगभग 40% जो जनसंख्या थी फ्रांस की, ये वोट देगी 50,000 पुरुषों को। आप यहाँ पे वर्ड्स याद रखिएगा, पुरुषों को, 50,000 पुरुषों को वोट देगी। निर्वाचक के जैसे प्रतिनिधि होते हैं हमारे यहाँ, हम डायरेक्ट क्या किसी संस्था को वोट देते हैं? नहीं, हम अपने प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। वो आगे, क्या आप राज्यसभा के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं? नहीं, हम लोकसभा के लिए वोट करते हैं, फिर वो लोग राज्यसभा और अन्य लोग उनका मिलकर निर्वाचन करती है। ठीक उसी प्रकार है आपका नेशनल असेंबली को वोट देंगे। करीब इसमें 445 सदस्य होंगे, 745 सदस्य होंगे। इसका नियंत्रण सम्राट पर होगा और मंत्रियों पर होगा। और इधर ये न्यायाधीश को वोट देंगे, यानी उनका न्यायाधीश क्या होगा, ये स्वयं जनता ही चुनेगी। इसका चुनाव विधायिका द्वारा नहीं किया जाएगा। ये एक नई चीज़ हमें फ्रांस के संविधान में देखने को मिलती है, जो आज के समय में तो ऐसा नहीं होता है, मतलब भारत में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई है, निषेध, यानी कि सम्राट के पास अधिकार नहीं है उसे निषेध करने का। वो कुछ चीज़ों पर मना कर सकता है, लेकिन हर चीज़ पर वो मना ही नहीं दे सकता है। और जो लोग यहाँ पे जो लोग वोट देते हैं उन्हें सक्रिय व्यक्ति कहा गया, जो लोग वोट नहीं देते उन्हें निष्क्रिय व्यक्ति कहा गया। इसमें था पुरुष, महिलाएं, बच्चे और वह लोग जिनके पास संपत्ति नहीं थी, क्योंकि कम से कम उनके पास थोड़ी संपत्ति होनी चाहिए। तो इस कारण एक हम यहाँ पर कमी देख सकते हैं कि पहला तो पुरुष प्रधानता देख सकते हैं कि जो व्यक्ति, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 25 वर्ष, जो व्यक्ति 25 वर्ष का है वो वोट देगा। वहाँ पे कंडीशन है कि सिर्फ पुरुष वोट देंगे, महिलाएं वोट नहीं देंगी, क्योंकि महिलाओं को वो समझते हैं कि वो कम समझदार होती हैं और वह उन्हें राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए। यह वहाँ पर एक विचारधारा थी। प्लस जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाए हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब है कि करीब बहुत बड़ी जनसंख्या वोट नहीं दे सकती है। ये फिर से अधिकार अमीरों के हाथ में आ गया।
तो अब क्या करें, अमीर तो अपने हिसाब के लोगों को चुनेंगे, फिर अपने ही पसंद की पॉलिसीज़ बनाएंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो हम आगे देखेंगे कि इन्होंने कैसे इन चीज़ों में बदलाव लाया। ये चीज़ हम देख सकते हैं, ये जो चीज़ इन्होंने निष्क्रिय नागरिक दिखाया है, यह स्टेट जर्नल में भी था। वहाँ पर जो असेंबली या जो मीटिंग होती थी, वहाँ पर महिलाएं, किसान और गरीब लोग मीटिंग में नहीं जा सकते थे। 600 प्रतिनिधि जो थर्ड ग्रुप के थे, उनमें ये तीनों ग्रुप नहीं जाते थे, और यही सक्रियता इन्होंने यहाँ पर भी दिखाई है। चलिए हम यहाँ का संविधान देख लेते हैं। ये है, इन्होंने संविधान प्रिपेयर किया है, जिसको पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र कहा जाता है। यहाँ पे एक तरफ यानी कि आपके राइट हैंड साइन तो बताया है कि फ्रांस क्या है, फ्रांस के लोग मतलब इसमें बताया गया है कि फ्रांस के लोगों को सभी अधिकार मिलेंगे। वो कौन कौन से अधिकार होंगे, खैर ये पढ़ना मुश्किल है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में है। इनको नागरिक घोषणा पत्र क्या कहा गया है, पुरुष एवं नागरिक, यानी पुरुष पहले है, पुरुष यानी मैन, मेल पर्सन, और फिर नागरिक, उसमें सभी आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती है, लेकिन महिलाओं को उन्होंने नागरिक नहीं माना है। समझ में आ रहा है, मतलब उन्हें अलग नागरिक की कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें उतनी प्रधानता नहीं दी गई है। इसी प्रकार है नैसर्गिक एंड अवर्णीय, इसको उन्होंने बोला है कि यह सबके लिए बराबर होंगे और ये नैसर्गिक होंगे, यानी कि इसमें स्त्री पुरुष जितने बेसिक होता है ना, जो लाइफ जीने का, रोटी कपड़ा मकान और भी चीज़ें, ये बेसिक होगा और इन्हें कोई नहीं छीन सकता। आपके जीने का अधिकार, आपके घूमने का अधिकार, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये बताया गया। ये नैसर्गिक है, ये हमें प्रकृति ने जो अधिकार जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उन्हें कोई नहीं छीन सकता, कोई कानून नहीं छीन सकता। इसी प्रकार अहरणीय का मतलब ही होता है कि इसका किसी भी रूप में इसको प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, इन्हें छीना नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक क्रांतिकारी पत्रकार है जॉ पॉल मरा, इन्होंने लिखा कि जनप्रतिनिधि, मतलब इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कि किस प्रकार इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है कि गरीब लोगों को राजनीति से अलग कर दिया। अब वे अपने फ़ायदे की पॉलिसीज़ बनाया करेंगे, अपने फ़ायदे की कानून बनाया करेंगे। इससे जनता के मन में एक बार फिर से विद्रोह उत्पन्न होगा। हो सकता है वो नया ना हो, लेकिन वो थोड़े समय बाद जरूर उत्पन्न होगा, ठीक है। और यह उसी प्रकार का होगा क्योंकि लोगों को जैसे अभी लोगों को लग रहा है कि अभी विद्रोह नहीं करेंगे, इन्हें चुपचाप मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार इन्होंने सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, आज तक उसे मानते आए थे लेकिन आवाज़ उठाई, इसी प्रकार इस व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। ये हम आगे देख लेते हैं कि और क्या है, फिर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देंगे। आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार क्या चीज़ें दिखाई गई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे चैन है, यहाँ आँख है, तो ये चीज़ों का पीछे है कि इनका फ्रांसीसी समाज में क्या महत्व है। टूटी हुई चैन, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको दासता से मुक्ति मिल गई है, अब आप किसी के बंधन में नहीं है। इन्होंने यहाँ पे ये दिखाई गई है छड़, गट्ठर वाली बर्छी, इसका मतलब है अगर आप अकेले रहेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे, और इकट्ठे रहेंगे, मिलकर रहेंगे तो आपको कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएगा। ये आँख, इसका मतलब है ये ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। सब दर्शन, सबको ज्ञान जरूरी है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर होती है, ये तो है नहीं कि सूर्य किसी अमीर को या राजा को अकेले चुपके से जाके रोशनी और अपने गर्माहट देकर आता है और बाकियों को नहीं देता, नहीं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर है, सबके पास है, उसी प्रकार ज्ञान का अधिकार भी सबके पास होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। राजदंड, ये राजशाही का प्रतीक था। मैंने आपको बताया कि ये एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, तो उसमें राजशाही प्रतीक होने भी जरूरी है। और एक प्रकार ये समानता का प्रतीक है। अटर्निटी, जिस तरीके से फर्टर्निटी भाईचारा होता है, इसी प्रकार से ये समानता कभी खत्म नहीं होगी लोगों के बीच में, क्योंकि इसका जैसे ये इसमें दिखाया गया कि अपनी पूंछ को खा रहा है, यानी गोल गोल इसका कभी एंड नहीं है। उसी तरीके से समानता का कोई एंड नहीं है। अब आता है ये लाल टोपी, ये जब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मुक्त किया था उस दास्ता से, तो उन्होंने पहनकर एक प्रतीक दिखाया था कि हम एक जैसा दिखेंगे ताकि सबको हमारी शक्ति का अनुभव हो। यहाँ पे जिन रंगों का प्रयोग किया गया है, नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के झंडे में है, ये उनका राष्ट्रीय रंग कहलाता है। डैनो वाली स्त्री यानी पंख वाली, यहाँ पे दिखाया गया है कि कानून मानवीय रूप है, कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो मानव जीवन को खतरे में डालेगा, ये हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। प्लस विधि पट, मतलब कि पट मतलब दरवाजे होते हैं, कि ये सबके लिए बराबर होंगे, इनका भी कोई हरण नहीं कर सकता, इन कानून को कोई बदल नहीं सकता है। चलिए हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ एक बार आप
इस बात का ध्यान रखिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, आप लाइक कमेंट कर रहे हैं ये सब वीडियोस को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए ताकि आपको आज की वीडियो से पहले की और उस बाद की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।